शुभ संध्या। आज की जून चर्चा में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तुम जाओ सर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है संविधान के दूरगामी दुष्परिणाम। यह कोटेशन संख्या 2220 से लेकर 2226 तक है। आज हम यह जानेंगे कि जो हमारा संविधान है, जो उसकी विकृतियां हैं, उसके चलते हमारे देश और समाज में किस तरह के दुष्परिणाम उत्पन्न हुए हैं। आज हमारी चर्चा इसी बात पे रहेगी। देखिए, जो पहला बिंदु है वह यह कहता है कि जो परिणाम दिखाई दिए हैं वह सही नहीं है, और परिणाम क्या है वह इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, इसमें जो एक जो बुराई उभर कर आई है वह है कि स्पष्ट है कि आज के समय में जो पार्लियामेंट है एक जेल खाना है, कारागार है, जिसमें भगवान रूपी संविधान कैद है। इसके अलावा जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो अधिकारों की छिना झपटी दिख रही है, वह भी जो लूट के माल का जो बंटवारा है उसी को लेकर है। आप देखते हैं कि अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव होता है। ये इसीलिए होता है कि दोनों चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व कायम हो। जो एक और समस्या आई है वह है कि लोक और तंत्र के बीच में दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, और जब लोक और तंत्र के बीच में दूरी बढ़ेगी तो समस्याएं पैदा होंगी। और जो लोक और तंत्र का जो संबंध है वह शासक और शासित का हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि जो तंत्र है वह शासक है, और जो लोक है यानी समाज है वह शासित है। इसके अलावे जो जो तंत्र का प्रत्येक अंग है वह एक दूसरे पे दोषारोपण करता है, और ये प्रवृत्ति केवल तंत्र में ही नहीं है, हर जगह घुस आई है। विभाग में या और भी कार्यालयों में आप देखिए इस तरह की बुराइयां दिख रही हैं। लोग अपनी जिम्मेदारी को किसी और पे डाल देते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये आम बात है। तो इसके लिए हमारा संविधान ही दोषी है। एक बात और है कि जो भारत में जो लगातार अव्यवस्था बढ़ रही है उसका एक परिणाम है। एक समस्या जो हमारे सामने आ रही है वह है कि भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम 1947 की बात करें तो हम पाएंगे कि
आज के मुकाबले हम भौतिक रूप से बहुत पीछे थे। आज हम आगे हैं, लेकिन अगर हम नैतिक और सामाजिक रूप से देखें तो हम लगातार नीचे जा रहे हैं। हमारी गिरावट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात तो इसमें और है कि जो शरीफ हैं, कमजोर हैं, आचार हैं, उनके खिलाफ धूर्तों ने एक गठबंधन बना किया है। एक बात आप ध्यान दीजिए कि इस व्यवस्था में धूर्त ही क्यों सफल होते हैं, शरीफ व्यक्ति क्यों नहीं सफल होते हैं? कभी आपने ध्यान दिया है? इसका कारण यही है कि जो ये व्यवस्था बनी है वह धूर्तों को ही बढ़ावा देती है, या कह सकते हैं कि इसमें धूर्तता ही काम आती है। ये मैं जो बातें बोल रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत लोग इससे परेशान हो जाएंगे कि संविधान को दोष देना, लेकिन ये वास्तविकता है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस संविधान में कमी है। जो दूसरा कोटेशन है वह यह कहता है कि जो संविधान है या जो कानून व्यवस्था है वह शरीफ लोगों पे तो अंकुश लगाती है, लेकिन जो धूर्त हैं, आज जो श्रृंखल हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। यह बात सही है। एक शरीफ आदमी खराब काम करने से डरता है, लेकिन एक अपराधी इसी का फायदा उठाकर अपराध करता है। तो मेरा मानना है कि ये समस्या तो बहुत ही विकट है। अब देखिए, अगर कोई आम आदमी पे झूठी एफआईआर पर होती है और वह जेल जाता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। परंतु एक अपराधी तो क्राइम करता है, छूट करा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था का ही दोष है। एक बात इसमें और मैं कहना चाहूंगा, जो अगला बिंदु है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मामले में बहुत ही भेदभाव किया गया। और भेदभाव तो मैं क्या कहूँ, भेदभाव कहना सही नहीं होगा, बहुसंख्यकों को कुचल दिया गया। आजादी के बाद से बहुसंख्यक को विकास कार्य, शिक्षा, रोजगार और बाकी चीजों में इतना उलझा दिया गया कि उसे इस मसले पर सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिल सका। आज आम हिंदू से पूछिए तो वो बोलेगा कि हमें क्या मतलब। आज आम हिंदू अपने अधिकारों के प्रति सजग है, उसे बस शिक्षा, रोजगार, नौकरी, पैसा उससे मतलब है। आज इतने हिंदू ये चाहते हैं कि हम हमारे जो मंदिर हैं वो मुक्त हों, या जो हमारी जो अवस्था है वह मजबूत हो। इसका कारण ये है कि ये जो संविधान है वह उसको विशेषाधिकार देता है।
और सबसे बड़ी बात, विशेषाधिकार भी किस तरह है, विस्तारवादी। यहाँ पे अल्पसंख्यकों को विस्तारवादी विशेषाधिकार दे दिए गए हैं, और यही सारी समस्याओं की जड़ है। इसीलिए आज लोग बहुसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक अत्याचार करते हैं। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। एक तो संविधान दोषी है, और दूसरा, नेहरू जो हिंदुओं से इतनी घृणा करता था, वह प्रधानमंत्री बन गया देश का, और उसने ऐसी व्यवस्था बना दी कि उसे आज हम झेल रहे हैं। उदाहरण मैं देता हूं, जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए, तो इस देश का मुसलमान डरा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर अपराध भाव था कि उसने देश का बंटवारा किया था। इस नेहरू ने मुस्लिम लीग पार्टी, जो बंटवारे की दोषी थी, उसको इलेक्शन लड़वाया। अब बताइए, मौलाना अबुल कलाम ऐसे मदरसा छाप व्यक्ति को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया। उसी का परिणाम आज दिख रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि अनैतिक और अपराध में अंतर हम नहीं कर पाते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं या वकील हैं, वो भी इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं कि अनैतिक और अपराध क्या है। अनैतिक का मतलब है जो नैतिकता के खिलाफ हो, जो सही या गलत है। लेकिन अपराध हम उसी कार्य को करते हैं जो कार्य में हम किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। लेकिन इतनी सी बात लोगों को पता नहीं है, और हम हमारे यहाँ अनैतिक को भी अपराध डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अब ऐसी ऐसी जो धाराएं हैं कि शराब पीना या महिलाओं को घूरना या और भी बहुत तरह की बातें हैं, ये जो है, जो जो कानून है, उसका मकड़जाल बन चुका है, और यह हमारी कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। अब देखिए, जो पांचवा बिंदु है कि हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ, उसको मीडिया के द्वारा या शिक्षा के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा संविधान को धर्म ग्रंथ का दर्जा दे दिया गया कि भैया संविधान तो धर्म ग्रंथ है, आप उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। अब जब उस पर हम सवाल खड़े नहीं कर सकते, तो फिर चल रहे हैं, और राजनेताओं ने बहुत ही चालाकी से ये कार्य किया, और वो जब चाहते हैं मनमाना बदलाव करते हैं और अपने आप को सरकार या सत्ता में रखते हैं। तो ये हालत है। मतलब दूसरों को बोल दो कि भैया संविधान भगवान की तरह है,
और ये लोग उसी भगवान के साथ है खिलवाड़ करते रहते हैं। जो अंतिम है वह क्या बोलता है कि जो राज्य की श्रृंखलता है या समाज में बढ़ता हस्तक्षेप है, यह उसी का परिणाम है। तो बात ये सही है। जो हमारा संविधान है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, देखिए, कानून व्यवस्था जो हम बनाएंगे वो संविधान के अनुसार ही हम बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये जो व्यवस्था राज्य को उच्छृंखल और निरंकुश बनाती है। और जो शरीफ हैं, जो सीधे हैं, वह भुगतते हैं। एक बात जान लीजिए, कानून जो होता है ना, वो शरीफों के लिए है। अगर आपसे भूल चूक कोई गलती हो गई, आपको जेल में कर जाएंगे। लेकिन देखिए ना, सलमान खान दो लोगों को कुचल दिया दारू पीकर, और अब तक वो बाहर है। संजय दत्त को देखिए, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया और वो घूम रहा है। ये जो बाहुबली है, पार्लियामेंट में या विधानसभा में, देखिए, आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोग जेल से चुनाव लड़ रहा है, तो किसका दोष है? और इसी पे अगर बोल दो संविधान को, तो लोगों को पेट में दर्द होता है। तो भैया, पेट में दर्द मत उठाइए, बात का जवाब दीजिए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए। आज का विषय भैया जी ने रखा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसमें ना तो तंत्र दोषी है, ना संविधान दोषी है, और ना ही हमारी व्यवस्था दोषी है। दोषी हम क्यों? हम माने लोग ही दोषी है। क्योंकि जो भी नियम लोग ने बनाए, उन्हीं को संकलित एक पुस्तक के रूप में किया गया, वो विधान कहलाने लगा। अर्थात हमारे अधिकारों की एक सीमा, वो सीमांकन ही तो, हमारे अधिकारों का सीमांकन ही तो लोक है, संविधान है। तो उसमें संविधान का दोष कहाँ से हुआ? संविधान उसमें मुझे तो दोषी नजर नहीं आता है। तंत्र उसका पालन कर रहा है, वो भी दोषी नहीं है। फिर भी दोष है, व्यवस्था गड़बड़ है, तो कैसे है?
व्यवस्था गड़बड़ होती है हमारी नीयत से, क्योंकि नियम जो भी बने हैं वो ठीक बने हैं, लेकिन उन नियमों का अर्थ और उसकी व्याख्या हम अपने स्वहित के हिसाब से करते हैं, क्योंकि बहुअर्थी ये शब्दों का प्रयोग है, वो हमारे संविधान को लचीला बनाने के लिए, जिससे किसी निर्दोष को कोई हानि ना पहुंच सके किसी भी प्रकार से। लेकिन इसका ख्याल रखता कौन है? इसके जो लोग है उसके प्रति जो शरीफ व्यक्ति है, जो गरीब है, जो ग्रामीण है, किसान है, श्रमिक है, उनका कौन ख्याल रखेगा और क्यों रखेगा? क्योंकि सबसे पहले करप्ट तो वही हुए हैं, नीयत तो उनकी खराब हुई है। क्योंकि जब हम सभासदों को चुनते हैं, अपने सभासदों को चुनते हैं, तो तमाम प्रकार के प्रलोभनों में तो वही लोग आते हैं। जब वो प्रलोभनों में आ जाते हैं तो अपना अधिकार, रोटी बोटी, इसके लिए वो स्वयं ही सौंप देते हैं। तो हम कैसे कहें कि जो हमारे सभासद माननीय पहुंचे हुए हैं वो दोषी हैं? तो दोषी तो लोग आकर के है। जब ऊपर सभासदों को हमने प्रलोभन में आकर के और ऊपर बिठाया, माने अपने हित को हमने साधा, लोग ने अपने हित को स्वयं साधा, तो फिर वो अपने हित को क्यों नहीं साधेंगे? यहाँ से उन्हें एक बार मौका मिला तो उन्होंने हमारे समाज की जो व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न करने का काम किया। और राजनीति तो होती ही इसके लिए है कि इन प्रकार सत्ता के केंद्र में बने रहिए, आप शक्ति को केंद्रित करते रहिए, चाहे वो अर्थ शक्ति हो, चाहे वो जनशक्ति हो, और चाहे संसाधनों की शक्ति हो। और यही आज हो रहा है। इस कारण से ये सारी की सारी अव्यवस्था है और तंत्र सभी के अपने हिसाब से सभी नियमों का पालन शरीफों से करवाने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। क्योंकि जो अपराधी हैं वो तो जानते हैं भाई हमारा, क्योंकि जनता ने एक बार जब लोग को हमने रिश्वत दे दी और उसने हमें ऊपर पहुंचा दिया, उसके बाद तो हम स्वतंत्र हो गए। हमारे लिए जो लोग ने विधान बनाया है, नियमावली बनाई है, संविधान बनाया, उसका वो हमारे हाथ में आ गया है। क्योंकि लोग ही जब बिक गए हैं, लोग बिकने का मतलब है संविधान का बिक जाना, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। उसमें बुद्धिजीवी, क्योंकि उनका भी नुकसान नहीं हो तो वो भी कुछ हाथ मिला लेते हैं। कुछ एक होते हैं जो हम जैसे ये माँ संस्थान जैसे प्रयास में रहते हैं, जो बिकाऊ नहीं है, विचारक हैं, विचार करते हैं, वो समाज में सुधार के लिए, तंत्र में सुधार के लिए, अर्थात अपनी संपूर्ण व्यवस्था में समय समय परिवर्तन के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो वो प्रयासरत हैं हम लोग। क्योंकि भौतिकता पूंजीवाद में हावी होती ही है, इसलिए जब भौतिकता को प्रमुखता दी जाती है तो फिर नैतिक पतन होना स्वाभाविक है। क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध में हमारे धर्मगुरु भी बिक जाते हैं और समाज में नैतिक मूल्यों का मूल्य बना रहे, व्यवस्था बनी रहे, इसकी चिंता धर्मगुरुओं का काम है। तो धर्मगुरु भी हमारे इस काम को निभाने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि वो भी भौतिकता से अछूते नहीं है, वो भी भौतिकता की दौड़ में लगे हुए हैं।
और जो कुछ इस दौड़ से बाहर हैं वो अपने जंगल में अपने परमार्थ को सुधारने में लगे हुए हैं। यदा कदा समाज में आते हैं तो समाज में आकर के व्यवस्थाओं के ऊपर वो अपने विचार रखते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास तो वो रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका समाज में कोई पहचान तो होती नहीं है। राजनेताओं पर प्रभाव नहीं होता। नेताओं पर जिनका प्रभाव होता है वो वास्तव में धर्मगुरु होते ही नहीं है, वो व्यवसायी हैं सारे के सारे। तो ये नैतिक पतन का सिलसिला रुकता ही नहीं है। अब समाज में कुछ मनीषी ऐसे होते हैं जो जंगल के लिए तो प्रस्थान नहीं करते हैं, समाज में रह के डट जाते हैं और संकल्पित हो जाते हैं कि हमें समाज के लिए नैतिक मूल्यों को बचाना है और समाज में कुछ अच्छा काम करना है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को जो दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं उन दुष्परिणामों से बचाया जा सके, उसके समाज में परिवर्तन के लिए काम करते हैं। जब अरे तक पिट जाओ तो निकलो, यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो। भगवान जी का माइक बंद कर दीजिए। ये बताइए विशेष माता। अधिकार, हाँ जी भैया जी, विशेष अधिकार भी अपने स्वहित को पूर्ति के लिए कुछ संगठित लोग जो ऐसे होते हैं जिनको अपने स्वहित की पूर्ति करना होती है, तो वो दूसरे के हितों को देखते हैं कि भाई तुम हमारा हित, हमारी समस्या का, हमारे हितों का ध्यान रखो तो हम तुम्हारे हितों का ध्यान रखेंगे। यही आज महिला सशक्तिकरण के, महिलाओं के विशेष अधिकार या अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार में है। क्योंकि अल्पसंख्यक कहते हैं तुम हमें विशेष अधिकार दोगे, हमारी विशेष सुख सुविधाओं का ध्यान रखोगे, तो हम तुम्हारी लिए सत्ता का ध्यान रखेंगे कि तुम्हें सत्ता तक पहुंचाने का हम उपक्रम सोचेंगे। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं का तुम तो महिलाएं उनकी जो शारीरिक भूख है उनको मिटाने का काम करती हैं और अपने आप को गौरवमयी समाज में महसूस कराने के लिए वो भी अपना ऐसो कीर्तिगान करवाने के लिए वो भी यही काम करती हैं, संगठित होकर के, और संपूर्ण समाज को भ्रमित करती हैं। इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि समाज में अव्यवस्थाएं इसी से फैलती हैं। जिसको भी विशेष अधिकार दिए वो उनका गलत प्रयोग करता है, क्योंकि नीयत तो खराब है। अगर विशेष अधिकार अच्छी नीयत से किए जाएं तो है चीज ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उनका दुरुपयोग होता है। सकारात्मकता के लिए तो नहीं, नकारात्मकता के लिए होता है, अपने स्वहित की पूर्ति के लिए होता है। इसलिए विशेष अधिकार भी हमारे लिए एक नासूर बने हुए हैं। अनैतिकता और अपराध, ये समाज में अपराध तो बहुत कम स्तर पर होते हैं, क्योंकि समाज है नहीं, इसलिए नैतिक मूल्यों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो जो हमारे ऊपर, क्योंकि अपराध करने वाले तो हमारे माननीय हैं, जितने हैं उतने अधिकांशतः लोग माननीय ही हैं जो अपराध में लिप्त हैं, और वो कहीं ना कहीं से अपना निकलने का रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं, क्योंकि उनके जैसे ही लोग ऊपर तंत्र में बैठे हुए हैं। अनैतिकता जो समाज का विषय है, समाज में स्त्री पुरुष के बीच कैसा संबंध रहे, उनके जीवनचर्या कैसी हो, ये समाज का काम है इसको निर्धारित करना। कौन कैसे अपना जीवन शैली, किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाए, जिससे उनका समाज उत्तरोत्तर वृद्धि को या समृद्धि को प्राप्त हो, उनके आने वाली पीढ़ियों को आज वर्तमान में व्याप्त समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए नैतिक मूल्यों का हम ध्यान रखें और उच्च स्तर के नैतिक मूल्यों का पालन करें। लेकिन कहाँ, समाज है नहीं तो उनका ध्यान कौन रखे, रखने वाला कोई है नहीं।
जो संविधान हमारी नियमावली है, हमारे जीवन की एक अभिन्न अंग है, जिसको हमें धारण करके चलना चाहिए। हमारी सीमाएं बताता है कि हमारे अधिकारों की सीमा कहाँ तक है, हमारे दायित्व क्या क्या हैं। हम उन दायित्वों का निर्वहन न करके केवल अधिकारों के लिए चिंतित हैं। और सभासद ऐसे कि जिन्होंने उस ग्रंथ को नियमावली ना बता करके उसको धर्म बता दिया कि ये धर्म ग्रंथ है। तो धर्म का तो व्यक्ति जीवन में जहां तक अक्षरशः तो पालन करने वाला है नहीं, अपने मतलब के लिए नियम मानने लगता है, तो संविधान की दुहाई देता है, उस धर्म ग्रंथ की दुहाई देता है। जहां उसका अहित हो रहा होता है वहां वो धर्म ग्रंथ को बताता है, जहां उसका अहित ना हो रहा हो, उसके स्वार्थ की पूर्ति हो रही हो, तो वहां उसे धर्म ग्रंथ की कोई चिंता नहीं है। ये आज हमारे समाज की ही विडंबना है और लोग की विडंबना है कि लोग जागृत नहीं है। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, और जब तक उसकी नींद खुलती है तब तक तो उम्र जा चुकी होती है। आने वाली पीढ़ी के लिए वो सोचने में असमर्थ हो जाता है, फिर भगवान भरोसे छोड़ देता है कि जो ईश्वर करेगा सो होगा। उच्च श्रृंखलता समाज में शासन की बढ़ रही है, क्योंकि जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उसको अपने अधिकारों का ही पता नहीं है। और अधिकारों को पता भी है तो वो अपनी बात रखे कहाँ, क्योंकि सुनने वाला तो कोई हो। सुनाने वाले आज कहीं भी चले जाओ आप, सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सुनने वाला कौन। तो सबसे बड़ी बात, दो चीजें आज मुझे समझ में आई, जिसमें एक तो कोई सुनने वाला नहीं है, दूसरा लोग अर्थात जनता जो खुद ही किम कर्तव्य विमूढ़ और सुसुप्त हो गई है, अपने दायित्व को समझने में असमर्थ है। इस कारण से ये सारी अव्यवस्था है। इसी के कारण जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जितना भी नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, वो सारी चीजें यही दो ही चीजों के कारण मुझे समझ में आई। मेरी बात यहीं समाप्त होती है, आगे और लोग अपनी बात कहेंगे। नमस्कार। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। मंगला प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नमो नमः। जी बताइए। धन्यवाद। आज भारतीय संविधान के परिणामों की व्याख्या या उस पर चर्चा है, और संविधान का जो परिणाम आज जो वर्तमान में है उसको लगभग सब लोग अनुभव कर रहे हैं। और इसके परिणामों में या षड्यंत्र में किसी को वर्ग में बांटना जो है कि हमको उचित नहीं समझ में आता है कि इसमें कोई वर्ग देखा जाए, किसी वर्ग को दोषी ठहराया जाए, किसी वर्ग को पीड़ित बताया जाए। यहाँ पर इसको वर्ग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं और सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग दोषी भी हैं। और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है संविधान जो हमारा है वह जो है कि सत्ता लोलुप लोगों के हाथ में कैद है। वे अपने फायदे के हिसाब से संविधान में संशोधन करते हैं, अपने फायदे के साथ तंत्र चलाते हैं। सत्ता लोलुप लोगों का एक वर्ग है। इस लोलुप वर्ग को जो है कि कुछ विदेशी तंत्र से भी प्रोत्साहन मिलता है, और हम हमारे ख्याल से यह है जो है कि समाज को जो है कि दूषित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए
कुछ जो है कि विदेशी तंत्र काम कर रहे हैं और वे बहुत हद तक सफल भी हैं और कुछ हद तक इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ प्राचीन सभ्यता संस्कृति से लोग इतनी विकसित हैं कि उन लोगों का षड्यंत्र जो है कि कामयाब नहीं है। समाज में वर्ग विद्वेष बढ़ रहा है, लेकिन वह वर्ग विद्वेष जो है कि उन्हीं लोगों के द्वारा और विदेशी मीडिया तंत्र और विदेशी हस्तक्षेप के कारण यह वर्ग विद्वेष है। और निश्चित ही भारत जो है कि आर्थिक रूप से जो है कि बहुत ही गरीब देश है, जो औसत आय है वह बहुत कम है। और जो संपन्न देश हैं, अत्यंत शक्तिशाली देश हैं, अपनी व्यवस्था को विश्व पर थोपने के लिए तरह तरह के जो है कि उपाय करते हैं। अभी जो है कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप आए थे जो है कि अपना एक जो वैश्विक तंत्र पर जो तंत्र था उसको भंग कर, क्योंकि अब हमारा यह तंत्र कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उस तंत्र को ही भंग कर दिए। उनसे उनको जो है सैकड़ों अरब रुपया सालाना उसमें खर्च था उस तंत्र में। और देखें कि वो तंत्र जो है कितना पैसा खर्च करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा है, तो उसको धीरे से हटा दिए। अब सीधे जो है कि संघर्ष लेने के लिए जो है कि टैरिफ इत्यादि का जो है कि अपना प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो वह तंत्र उनका स्थापित हो चुका है वह आज भी काम कर रहा है और करता रहेगा। भविष्य में जो है कि यह हमेशा जो है कि भारतीय सभ्यता के विकास में हमेशा वो बाधा पहुंचाती रहेगी। और जो समाज में जो लोगों को दायित्व होता है, जिनको जो है कि विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको विशेष दायित्व का बोध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उच्च पदस्थ हैं, उच्च पद से रिटायर हो गए या समाज का नेतृत्व कर रहे थे, उनका एक विशेष दायित्व होता है समाज के देश के लिए वो अपना कर्तव्य का पालन करें। और संविधान या व्यवस्था के द्वारा जिनको विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उनका कुछ विशेष जो है कर्तव्य बनता है। विशेष अधिकार जो है कि जिनको मिला है वो जो है कि वही अपने कर्तव्यों के प्रति सीधे विपरीत जा रहे हैं। अब संविधान द्वारा विशेष अधिकार किन लोगों को मिला इस पर विचार कर लें। संविधान द्वारा विशेष अधिकार जो है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है। और इसके बाद महिलाओं को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। कुछ अधिकार जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी मिला है, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं। कुछ तो जो है कि समाजवादी जो है कि जो आंदोलन में भाग थे तो उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। तो ऐसे लोगों को समाज के प्रति दायित्व अधिक होता है। जो उच्च पदों में रिटायर होकर के घर पर रह रहे हैं, उनका भी विशेष अधिकार होता है कि समाज के जो है कि जन जागरण में और व्यवस्था में अपना उचित सहयोग प्रदान करें। अब व्यवस्था यहीं से गड़बड़ होती है। जिनको विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उस अधिकार के अनुरूप अपनी जो है कि कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाने से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं। या हम विशेष अधिकार उनको दे देते हैं जो कर्तव्य पालन में जो है कि उनका ध्यान नहीं है, उनका मतलब अवसरवादिता और अपने जो है कि स्वार्थ, अपने जो है कि अज्ञानता को, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है। तो हमें विशेष अधिकार किन लोगों को प्राप्त होता हुआ है उस पर विचार करना चाहिए, वो क्या अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं। यदि संविधान उन लोगों को विशेष अधिकार दें जो अपने कर्तव्यों के पालन में निष्काम रूप से संलग्न है, यदि उनको अधिकार प्राप्त होता है, निश्चित से सारी व्यवस्था में एक जो है कि गुणात्मक सुधार देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यदि देखा जाए सबसे अधिक विशेष अधिकार न्यायपालिका को मिला हुआ है। वो उतना ही जो है कि कर्तव्य पालन में जो है कमजोर है।
और यहीं से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जो अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं, समाज के जो विचारक और विशेष जो है कि उदार हृदय वाले संत स्वभाव के व्यक्ति, उनके तरफ से कोई अधिकार, उनके तरफ उनको कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है, लेकिन समाज के द्वारा कुछ हद तक वो उनको जो है कि समर्थन मिलता है, जिसकी वजह से कार्य कर रहे हैं। तो कम से कम समाज का उनके पर समर्थन होना चाहिए, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ हद तक व्यवस्था जो है कि पतित होने से बची रहेगी। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है, जो अत्याधुनिक लोग हैं और मीडिया का प्रचार तंत्र है, इनके प्रति जो है कि स्कैंडलों खड़ा करना और इत्यादि ऐसे कुछ कार्य करते हैं कि ऐसे मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, जिससे उनको और जो है कि कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उनको कोई अधिकार न प्राप्त होने के बाद भी विशेष जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। संविधान को धर्म ग्रंथ की भांति स्थापित करना, बढ़ते हुए अपराध और समय समय पर न्याय न मिल पाने का दोष सरकार या संविधान का ही है। तो सरकार या संविधान का दोष तो सरकार में तो वही पहुंचेगा जो सत्ता लोलुप होगा। सरकार में जो पार्टियां, तंत्र, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वह सत्ता लोलुप के ही के अनुरूप जो है कि राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। जो प्रारंभिक समय में जिस तरह से लोग चुनाव लड़ते थे, जीत के आते थे, जिस तरह के राजनीतिक विचारधारा के लोग प्रारंभिक काल में, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता कुछ बाद तक थे, वह चीज लगभग खत्म है। राज्य की उच्छृंखलता, समाज में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप संविधान का ही दुष्परिणाम है। जो राज्य की उच्छृंखलता तो है ही है, हम देखते हैं मायावती है, अरे ममता बनर्जी है, और जो है कि तमिलनाडु के जो राज्य का जो है कि व्यवस्था है, अत्यंत उच्छृंखल है, सीधे जो है केंद्र को चुनौती देते हैं, और देश की संस्कृति के खिलाफ सीधे ही जो है मोर्चा खोल दिया है। समाज में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप संविधान का ही दुष्प्रभाव। समाज में जो हस्तक्षेप है, एक प्रकार से विचार किया जाए कि संविधान ने समाज के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं, हमेशा व्यक्ति के लिए एक कानून बनाया है, समाज के लिए कुछ रखा है नहीं। समाज को कमजोर करने वाले कानून बहुत से हैं। तो हस्तक्षेप सीधे सीधे संविधान से है, उसमें राज्य को क्या दोषी कहा जाएगा? उसे राज्य अपने स्थान पर, राजनीतिक स्थिति अपने स्थिति पर है। तो वास्तव में हमारे जो है कि कर्णधारों को, जो समाज के जो नेतृत्वकर्ता को, और समाज के जो अग्रगामी व्यक्ति हैं, उनको यह विचार करना चाहिए, जो समाज के और देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह विशेष तरीके से करते हैं, उनके लिए क्या विशेष अधिकार दिए हैं, इस पर जो है कि चिंतन होना चाहिए। और प्रायः जो है कि कुछ समाज में विकृति हो रही, उन्हीं को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है, इस पर चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी बंधुओं को नमस्कार। ब्रजेश जी, भारतीय संविधान के परिणामों की व्याख्या जिस तरीके से की गई है, उसमें पहला परिणाम दिख रहा है कि तंत्र शरीफों, गरीबों, ग्रामीणों, श्रमजीवियों के विरुद्ध धूर्त अमीरों, शहरियों, बुद्धिजीवियों का मिला जुला षड्यंत्र है, जो बिल्कुल ही बकवास बात है। ये सब बातें नेता लोग करते हैं क्योंकि उनको सस्ते में जो है शरीफ, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी मिल जाते हैं। उनको 500 रुपया में लोग मिल जाएंगे। बाकी अमीर, शहरी और बुद्धिजीवी ये थोड़ा महंगे में मिलेंगे, इनके लिए ज़्यादा पैसा लगता है। तो इनको इकट्ठा करना उनके बस की बात नहीं है।
तो इसलिए इनको बताया जाता है कि आपका जो है शोषण हो रहा है। बाकी संविधान का लाभ वही लोग उठा पा रहे हैं जिनका अपना तंत्र है। भाई व्यवस्था जिनके पास है वो ज्यादा लाभ उठाएंगे, जो अव्यवस्थित हैं वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसमें कैटेगराइज करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात है, संसद जेल खाना है जिसमें हमारा भगवान रूपी संविधान कैद है। हाँ, ये लब्बो लुआब वाली बातें हैं जिसमें जो है इस तरीके से अपनी बात कही जा सकती है कि संसद जेल खाना है जिसमें हमारा भगवान रूपी संविधान कैद है। जब हम हमारा अपना कोई तंत्र नहीं है, समाज का कोई तंत्र नहीं है, तो हम क्या लाभ उठा पाएंगे संविधान का और संसद का? दोनों हमारे मंदिर हैं, संसद हमारा मंदिर है और संविधान उसकी आत्मा है। अगर हम उसका अच्छे से उपयोग करना सीख लें, अपना तंत्र डेवलप करें, तो हम उसमें उससे अपना काम करवा सकते हैं। बाकी गालीबाजी का तो कोई अंत है नहीं, जिसको चाहे चाहे जितनी गाली दो। तीसरा है, तंत्र की इकाइयों के बीच अधिकारों के छीना झपटी। जिनका तंत्र है वो लोग फायदे में रहते हैं, तो उनके बीच छीना झपटी होना स्वाभाविक है, वो होती ही रहेगी। लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी। लोक के पास कोई तंत्र ही नहीं है और तंत्र अपनी जड़ें जो है ग्रामीण स्तर तक भी जो आ चुका है, उसके सदस्य भी हैं, प्रधान भी हैं। वो कायदे से शोषण कर रहा है, लोग को सुन ही नहीं रहा। क्यों सुने? इसकी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं, वो किसकी सुने? समाज में बढ़ता वर्ग विद्वेष। समाज में कोई वर्ग विद्वेष नहीं। समाज सब लोगों के साथ मिलजुल के रह रहा है, कहीं से कोई किसी को मार के भगा नहीं रहे। आज जो है सत्ता पाने का जो स्मार्ट तरीका है, जो तलवार और बंदूक और तोपों के जरिए नहीं पाया जा सकता है और समाज को बांट करके पाया जा रहा है, तो नेता लोग समाज को बांट देते हैं और समाज बंट जाता है। वोट देते समय वो बिना विधायक को देखे, बिना विधायक से अपना काम करवाए उसको अपना वोट दे देता है। पार्टी जो है इस तरीके से जो है उसको टीवी के जरिए समझा ले जाते हैं कि वो ये भूल जाता है कि हम विधायक चुन रहे हैं और कोई विधायक मुझसे वोट मांगने आया भी कि नहीं आया, या किस सरकार के काम से हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। कम से कम लोकतंत्र में इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए कि जो आदमी हमसे वोट नहीं मांगने आया उसे वोट तो आप कतई मत दो। इतना भी अगर कर लिया जाए तब भी आप कुछ सजगता दिखाएंगे। फिलहाल जब आप नहीं दिखा रहे हैं, टीवी देख के वोट तय कर ले रहे हैं और आपके लिए कोई वायस राय चुन दे रहा है, आप उसे वोट दे रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी है, इसका भी सम्मान है। तंत्र के द्वारा हर अव्यवस्था का दोषी समाज ठहरा देना। भाई तंत्र है उसके पास, वो किसी भी चीज की दोषी किसी को भी ठहरा सकता है। जब तंत्र के सामने तंत्र है नहीं, तंत्र के सामने व्यक्ति है, तंत्र बड़ा होता है व्यक्ति छोटा होता है, तो व्यक्ति हार जाएगा। उसमें कोई तंत्र की गलती नहीं, व्यक्तियों की गलती है कि वो अपना तंत्र नहीं बना पा रहे हैं। दोषी संविधान है, तंत्र है, व्यवस्था है, किंतु हम सुधरेंगे जग सुधरे का गलत प्रचार किया जा रहा है। इसको हमने पहले ही बताया था कि जो मार्क्सवादी लोग होते हैं वो सामान्य रूप से अधिक तर्कशील होते हैं, तो अमृत वचनों को भी वो इस तरीके से उनका व्याख्या कर देते हैं कि वो गलत प्रतीत होते हैं। जबकि यह वाक्य कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा बहुत ही अमृत वाक्य है, जिसे हर व्यक्ति पालन करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि व्यक्ति खुद में ही सुधार ला सकता है, उसके बस में इतना ही है और किसी में वो सुधार ला नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने औलाद के अंदर भी व्यक्ति नहीं सुधार ला पाता।
भारत में लगातार बढ़ती अव्यवस्था, भारतीय जब अव्यवस्था के शिकार हैं, उनका अपना कोई तंत्र नहीं है, तो अव्यवस्था बढ़ेगी ही। भौतिक विकास और नैतिक पतन, जितना भौतिक विकास होगा उतने ही नैतिकता आएगी। गरीब आदमी के पास जब धन नहीं रहता है और वह सुविधा भोगी भी होता है, गरीब वह व्यक्ति है जिसे सुविधा चाहिए, जिसे सुविधा ना चाहिए वह गरीब नहीं। तो जिसको सुविधा चाहिए वो गरीब होता है, और वह जो है उसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज होती होती नहीं। जिसके पास भौतिकता रहेगी वही नैतिकता रख पाएगा। संविधान अच्छे लोगों पर अंकुश लगा रहा है और बुरे लोगों को उस संखिल होने का अवसर दे रहा है। संविधान अब एक व्यवस्था है, वह किसी को कुछ कहने नहीं जा रहा। जो लोग व्यवस्थित रूप से उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, जो लोग व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। विशेष अधिकार की समस्या, भारत में अल्पमत को विशेष अधिकार न देकर विस्तारात्मक विशेष अधिकार दिया गया है। अनैतिक और अपराध में अंतर न कर पाना, अनैतिक कार्य को गैर कानूनी घोषित करके अपराध की श्रेणी में रखना। असल में इस्लाम इतना घर कर गया है लोगों के दिमाग में कि हर आदमी अब ये चाह रहा है कि कोई किताब हो जाए और हम उसी को देख के आगे बढ़ें और उसी को देख कर काम करें, उसमें पढ़ लें और उसी हिसाब से ही जिए। हम हिंदुइज्म को भूलते ही जा रहे हैं कि किताब नहीं बड़ा है, इंसान बड़ा है। अपनी समझ से आप आगे बढ़िए, किसी किताब को देख के न चलिए, चाहे वो संविधान ही क्यों ना हो। अगर वो आपकी समझ से आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप उसको शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा की तरह प्रयोग करेंगे, कुरान की भांति प्रयोग पवनजय जी, आपकी आवाज लैगिंग कर रही है। किया जाए, आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है। बंद किया जाए कि अभी बंद किया जाए कि अभी इसको कंटिन्यू रखा जाए। अगर आवाज न जा रही हो तो बंद किया जाए फिर, जी जी, आप रुक जाइए, क्योंकि और भी लोग। आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, आ आप रही आवाज? जी जी। अच्छा, तो मैं पढ़ता हूँ फिर से। अनैतिक और अपराध का अंतर वाली बात तो हमने कह दिया, शायद अगर गई होगी आवाज तो लोगों ने सुना होगा। संविधान को धर्म ग्रंथ की भांति स्थापित करना, बढ़ते हुए अपराध और समय पर न्याय न मिल पाने के दोष सरकार या संविधान का ही। मैंने बताया कि इस्लामीकरण लोगों के मन में घर कर रहा है। लोग किताब के जरिए ही चलना चाहते हैं, किताब पढ़ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके नाते समस्याएं हो रही हैं। हिंदुज्म को लोग भूल रहे हैं कि किताब नहीं बड़ी है, इंसान बड़े हैं। अपनी समझ से आप आगे बढ़िए, किसी किताब के भरोसे मत रहिए। राज्य की उच्च श्रृंखलता और समाज में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप संविधान का ही दुष्परिणाम। यह संविधान का दुष्परिणाम नहीं है। आपके पास कोई तंत्र नहीं है जिसके नाते आप परेशान हो। संविधान अपनी जगह पे जो उसकी स्थिति थी, जिस नाते वो बनाया गया है वो है। आप अपना तंत्र डेवलप करिए और अपना विकास करिए। आपके गरीबी के लिए, आपकी भुखमरी के लिए, आपकी अवनति के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। आप खुद जिम्मेदार हो। आप अपना खुद का सुधार करिए, आप अपना तंत्र घोषित करिए, आप अपना तंत्र बनाइए। इसके लिए कोई आदमी आपको रोकता है तो उससे लड़िए, लेकिन खुद का अपना तंत्र डेवलप करिए। जब तक आप अपना तंत्र नहीं डेवलप कर पाएंगे तब तक ना आप पढ़ पाएंगे, ना कोई व्यवसाय कर पाएंगे, ना कहीं कुछ कर पाएंगे। तंत्र जरूरी है। धन्यवाद। जी, राजेश प्रजापति जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी भैया, प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी
मैं देखिए बहुत दिन तक मेरे मन में भी यही विचार था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम लोग में जो बुराई है अच्छी हो जाएगी तो समाज ठीक हो जाएगा, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे भी यह समझ में आ रहा है कि हम लोग दोषी नहीं हैं, संविधान दोषी है। और संविधान यदि ठीक होगा तो तंत्र में बैठे लोग ठीक हो जाएंगे। और तंत्र में जब बैठे लोग ठीक हो जाएंगे तो कानून अच्छा बनाएंगे। और कानून सही अच्छा बनेगा, सही ढंग से उसको कार्यपालिका लागू करेगी, क्रियान्वित करेगी, तो आम इंसान अपने आप ठीक हो जाएगा। आम इंसान बिगड़ा हुआ नहीं है, वो गलत व्यवस्था के कारण आम इंसान बिगड़ रहा है। इसलिए पूरा का पूरा संविधान दोषी है। और ये तो ऐसा संविधान है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका में बैठे लोग की उच्छृंखलता बढ़ रही है, उनका मनोबल बढ़ रहा है। वो और समाज के लोगों में लूटपाट मचाए हुए हैं। समाज के लोग तो डरे हुए हैं, न्यायपालिका में जा रहे हैं तो वहां वकील लूट रहा है, कार्यपालिका में जा रहे हैं उधर किसी कोई समस्या को लेके जा रहे हैं तो थाना में कार्यपालिका के द्वारा लूटे जा रहे हैं। विधायिका के लोग हैं कि ट्रांसफर के नाम पर आज भी काफी रकम वसूल कर रहे हैं। तो जो ये जो तंत्र में बैठे लोग हैं, ये लोग तो हकीकत में जो समाज के लोगों को अपने कैप्चर में किए हुए हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। और इनका मनोबल बढ़ा रही है तो यह संविधान बढ़ा रही है। तो मुझे तो लगता है कि संविधान बिल्कुल ही गलत है। जो कूड़ा कचरा बोला जाता है, हकीकत यह कूड़ा कचरा है। हमें ऐसे संविधान की आवश्यकता है जो कि अपने देश की व्यवस्था को ठीक करे और उसका अनुकरण, उस संविधान का अनुकरण फिर विश्व के अनेक देश ले। और मुझे तो लगता है कि हम लोग का मुनि जी जो बनाए हैं, एक एक बात जो लिखा हुआ है संविधान में, वह बात कोई भी बात काटने लायक नहीं है, वह प्रेरणादायक है। इतना करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। मैं थोड़ा रखना चाहता हूँ। जी बताइए आचार्य जी। राम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, काफी अच्छी बातें कही गई हैं। दो तीन चीजें मैं थोड़ी समझनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ा राजेश जी ने कहा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। देखो, ये बात जो है ना, समूह के लिए ही की गई है और व्यक्ति के लिए की गई है। सब व्यवस्था तो व्यक्ति से संचालित होती है, व्यक्ति के द्वारा ही समूह तैयार होते हैं। और यहाँ पर जो बात कही गई है कि हम सुधरेंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ रास्ते से और रास्ते से मैं निकल के जा रहा हूँ, मैंने केला खाया और केला खा लग रहे उसके छिकले जो है वो आम रास्ता में डाल दिए। और एक व्यक्ति आया, दूसरा केला खा रहा है, उसने उस केले के छिकले के लिए बड़े अच्छी जगह, जो जहाँ कोई डस्टबिन था, कूड़ादान था या कोई ऐसी व्यवस्था थी, वहां रख दिया, डाल दिया। तो ऐसी अपेक्षा में किया गया है हम भी अपना सुधार करें। दूसरी चीज आई है कि वास्तव में ये जो वाक्य है ना, वो मूल मंत्र है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं कहा जा रहा, सभी के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मैं सड़क की बाईं ओर चल रहा हूं, मैं सुधर गया, दूसरे से भी ये कहा जा रहा है हम सुधरेंगे, आप भी बाईं ओर चढ़िए। ये व्यवस्था का वाक्य है और व्यवस्था ही वास्तव में जो है व्यक्ति। चक्कर क्या है, हम में थोड़ा सा अंतर ये है कि हम सब कुछ व्यवस्था से चाहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए करे, राज्य करे, और दूसरा हम दंड से सब कुछ सही करना चाहेंगे।
राज्य नाम की इकाई तो बाद को आई है, धर्म व्यवस्था और समाज नाम की इकाई पहले आ गई है। तो धर्म या राज व्यवस्था कुछ समाज व्यवस्था कुछ तो पहले सही चली होगी। अब तर्क के आधार पर न माने वो एक अलग बात है, उस पर भी तर्क किया सकता है, लिखा गया है। और इस पर तर्क की दृष्टि में भी कुछ बुद्धिजीवी इस बात को बोलते हैं कि हम इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। पूरे विश्व का पहला संविधान मनुस्मृति लिखा गया था, तो कुछ समय के बाद लिखा गया है समाज व्यवस्था के, ऐसा माना गया है, सिद्ध तो नहीं किया जा सकता। लेकिन लिखित रूप में जो चीज मैं बोल रहा हूं कि लगभग 1 अरब वर्ष समाज व्यवस्था अपने आप चली है, कोई राजा की व्यवस्था ही नहीं चली थी, नहीं थी, कोई संविधान व्यवस्था ही नहीं थी, केवल वेद का एक आधार था, इतने अपने स्वयं नियम था। तो वहां क्या था, हम सुधरेंगे, मैं अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करता था, दूसरा अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करता था। तो ये वाक्य उनके लिए, इस पर नरगल थोड़ा सा वार्तालाप ना किया करें। पवन जय जी ने एक बात कही थी, बहुत क्या अमृत वाक्य है, और ये भी बुद्धिजीवियों ने ही दिया है। दूसरी एक बात और आ जाती है, मैं और सारी चीजों से काफी सहमत हूं। दूसरी एक संविधान के विषय में कहा गया है, तो ये ठीक है, उसका क्रियात्मक जो है वो लोकसभा के कार्यपालिका विधायिका और इसके द्वारा नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, अगर बड़े लोग छूटते हैं तो बड़े लोग इस संविधान के द्वारा पकड़े भी जाते हैं। और मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि डीपी यादव का कम से कम 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, तो हमारे ही बिसौली में मात्र 4 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से गन्ना मिल, उसका लगा हुआ, उसका लड़का का भी ऐसे 5 मील है उसके। डीपी यादव का बाहुबल और देखा होगा, उसका लड़का जेल में नहीं होता, आज आजम खान जेल में नहीं होता। और बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, एक आध थोड़ा ही है। और एक आध जैसे कि विपुल जी ने रखा था सलमान खान का, तो ठीक है कि वो मतलब कुछ वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई या कुछ इस तरह का हो सकता है, जज का जजमेंट जो है वो ठीक नहीं रहा हो, उसको छोड़ दिया गया। तो इन सारी चीजों का एक अर्थ में हम थोड़ा ले जाते हैं। हमेशा एक चीज और थोड़ी सोचनी पड़ेगी समाज व्यवस्था के रूप में। देखिए, सब कुछ तो समाज से ही निकल रहा है, नेता भी समाज से ही निकलते हैं, समाज भी संविधान के द्वारा ही बनाया गया है। जो संविधान बनाया गया वो समाज के लोगों ने ही बनाया था, वो भले ही अलग लोग थे, अलग से मतलब ये विदेश पढ़ के आए या वो ठीक है। हाँ, मैं एक बात से जरूर सहमत होता हूँ कि जो हमारी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, और इस पर नेताजी सुभाष चंद्र ने बोला भी था, एक दिन बाबा ने भी कोट किया, मैं तो कई बार कोट किया है, मैंने पढ़ा है कि हमें आजादी मिल गई है, लेकिन संविधान बनाने के लिए, भारतीय व्यवस्था को समझने के लिए, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं को समझने के लिए कुछ दिन हम अवलोकन करें और 10 साल लगभग ऐसे ही व्यवस्था चलने दें। अर्थात जो व्यवस्था राजसी या जो उस तरह की थी उसको चलने, उसके बाद में एक संविधान दें, समझ लें। क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव रहा है और अंग्रेजों के द्वारा हम लोग गुलाम रहे हैं, चेतना जागृत नहीं है, तो हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ वो देखने को मिलता है। लेकिन फिर एक बात कही जाए, चाहे धर्म ग्रंथ को ले लीजिए या संविधान को ले लीजिए, वो तो एक मूर्त इकाई के रूप में किताब रखी है, स्वयं तो लागू होगी नहीं, लागू तो हम लोग ही करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग शब्द आया, हम लोगों से मतलब जो डीएम बन के जाता है वो किसके द्वारा, हमारे परिवार से ही जाता है। फिर पुलिस वाला जाता है, वो कहाँ से जाता है, हमारे यहाँ से ही जाता है। तो तब तक तो वो शपथ ले रहा है, तब तक तो ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर लोभ और शक्ति का एक केंद्रीयकरण बनता है, तो इस पर भी जिम्मेदार जो संविधान जो मूर्त इकाई है, जो एक लिखित दस्तावेज है, वो तो ये आपको, आप जैसा भी उसको उपयोग करें। और माता प्रसाद जी ने कहा कि अगर शब्द जो है वो बहुअर्थी में होता है, उसका कोई भी अर्थ कहीं कुछ लगा ले, तो ये थोड़ी सी बातें भी जो है थोड़ी समझनी है। बाकी तो लगभग लगभग जो है इसमें जो दी गई हैं कि ये बात ठीक है कि संविधान जो है वो भाई छोटे लोगों के लिए या उन लोगों के लिए व्यवस्था में डरते भी हैं उससे, उनके पास उतनी पहुंच नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहुंच वाले बच जाते हों, ऐसा नहीं है, पहुंच वाले लोग भी जेल में हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके पास पैसा है तो वो घर जैसी व्यवस्था ले सकते हैं, ले रहे हैं। अब उसमें भी वही फिर दोस्त है, जो जेलर है वो उसने व्यवस्था दे दी, वो उनकी शक्ति ताकत सारा मिला जुला उनका एक रूप है, भाई ठीक है हमने अपराध कर दिया। ये दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा
मैंने हमेशा एक बात कही है, अनैतिकता से ही अपराध की ओर बढ़ा जाता है। जो व्यक्ति कम शराब पीने लगा है वो हो सकता है एक दिन ज्यादा पीने लगे, और कम पीने पर हो सकता है बल प्रयोग ना करे, हिंसा ना करे, लेकिन कभी ज्यादा पी ली दोस्तों के प्रभाव में आके या किसी व्यवस्था को, तो फिर वो भी करने लगेगा। आज अनैतिक है, किसी बहन बेटी के साथ में छेड़छाड़ कर दी, वो अनैतिक हो गया। लेकिन अगर जैसे ही उसने बल प्रयोग करके बलात्कार या अन्य को, तो वो अपराध हो जाएगा। और कोर्ट ने एक दी थी मतलब समीक्षा कि अब बताइए क्या कहा जाए, कि हम उसको बलात्कार नहीं मान सकते। अरे भैया, किसी के आप इस तरह की व्यवस्था उसको वो करेंगे, नाड़े वगैरह की बात आई थी, तो क्या, तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है वहां पर, ये भी हमें जानने के लिए थोड़ा जानना पड़ेगा। भाई वो अपराध की ओर ही बढ़ रहा है। तो एक तरह से यहाँ मुझे ये समझ में आता है कि हम अपराध के लिए खुली छूट दे रहे हैं कि नहीं, आप अपराध ही करिए तभी हम आपको दंडित करेंगे। अनैतिकता ही अपराध की ओर बढ़ती है। हाँ, इनकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति भूख लगने पर बिना पूछे गन्ना तोड़ लेता है, खेत में से कोई खाने पीने की वस्तु तोड़ लेता है, तो वो अनैतिक हो गया, अपराध बहुत बड़ा नहीं है। भूख लगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर दिया उसने भी। हाँ, पूछ सकता था भैया मैं ले लूं या नहीं ले लूं, और अगर उसकी अनुमति मिल जाती है तो ठीक है, नहीं अनुमति मिल जाती है तो वहां भी हाथ जोड़कर किसी अगले से, लेकिन कोई दूसरा उसको दे देगा। तो इसकी कैटेगरी की जा सकती है, जो है अनैतिक की। अपराध तो बाबा ने वो 10-11 बताए ही हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मेरी अपनी परिभाषा में तो भैया शोषण भी अपराध ही है। शोषण की, हम दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं, और मजबूरी उसके पास है कोई, मानवता मनुष्य भी उसी को कहा गया है जो किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाए। बल्कि हाँ ठीक है भैया, तुम्हारे पास काम नहीं है और मेरे पास कम पैसे हैं, मेरा आपका सामंजस्य बन गया, मजबूरी उसकी भी उसकी। मजूरी 600 रुपए चल रही है, मेरे पास 400, भैया 400 रुपए हैं, आपके पास काम नहीं है, मेरे पास 400 ही रुपए हैं, मेरा काम हो जाए और आपका कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ करने से ना। तो इन चीजों का तो मैं मानता हूँ कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा भी पर्याप्त है और मैं देना भी नहीं चाह रहा हूँ, इसको तो काम की जरूरत है, तो मैं तो उसको अपराध की श्रेणी में लाऊंगा। तो इसमें भी कई जो है कैटेगरी बनाई जा सकती है। और मनुष्य मैं तो उसी को मानता हूँ जो किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाए, किसी के अन्य अनैतिक उसको भी बढ़ावा ना दे। और लास्ट बात कह करके, जो राज्य की उच्च श्रृंखलता है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, उनके लिए कोई अपना नियम कानून नहीं होते, शक्ति के रूप में उनके अपने पास जो ताकत है, शक्ति है, वो अपना रख रहे हैं। तो बाकी और चीजों से मैं सहमत हूँ जो चीजें दी हुई हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। कोई और साथी कुछ कहना चाहते हैं? 10-20 साल हुआ है हमें कुछ कहना है। से हमारे परिचित। जी मेरा ये कहना है कि जैसे केले के छिलके का उदाहरण दिया गया, ये बात तो सही है कि ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आप देखिए, है किताब में। जब आप मेट्रो में जाते हैं, आप गंदगी नहीं करते हैं, आपको खराब लगता है, लेकिन आप और जगह पे गंदगी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवस्था है वो भी प्रभाव डालती है। जा जहाँ हर कोई व्यवस्था का पालन करता है, वहां पे आपने गंदगी नहीं किया। लेकिन जहाँ पे हर कोई गंदगी कर रहा है, आपने भी किया। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था ही उत्तरदायी है इसके लिए। एक बात उन्होंने और बोली कि मुख्तार अंसारी जेल गया। मुख्तार अंसारी जेल गया, ये बात सही है, लेकिन जेल जाने से पहले उसने कितने कुकर्म किए और कितने लोगों को उसने सताया, उसका हिसाब कौन देगा? हम क्यों ऐसी व्यवस्था बनाए कि ये स्थिति आ ही नहीं। एक बात और, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद
कभी जेल नहीं जाता। वो तो कहिए कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है योगी, वो ऐसा है, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी अतीक और मुख्तार को जेल भेजने की। जी हाँ, धन्यवाद। ठीक है। बबलू केसरवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुनि जी उद्बोधन दे दो, मैं कुछ कहा था। चौथा नंबर बिंदु पर एक दो शब्द कहने थे हमें, ज्यादा बाकी सब तो ठीक ठाक है। ये अनैतिक में भी आचार्य जी भी कुछ कहे, ज्यादा क्वेश्चन की जो अनैतिक और अपराध में अंतर है। जो अनैतिक कार्य है उसको गैर कानूनी घोषित तो कर दिया गया, जब जो कि नहीं होना चाहिए था मुनि जी के अनुसार भी। मगर ये स्थिति है कि जो धूर्त टाइप के लोग हैं वो अनैतिक कार्य जो बेविचारी करेंगे और अनैतिक कार्य करेंगे और कानून से प्रोटेक्शन भी लेंगे। जैसे मैं जो बात कह रहा हूँ वो सब संविधान के सम्मत है, संविधान से अलग मैं एक लाइन भी नहीं बोल रहा हूँ। एक तरफ तो संविधान ये मानती है कि 18 साल से ऊपर जिनका उम्र हो गया वो वैचारिक रूप से स्वतंत्र हो गए, मतलब वो बुद्धि उनका परिपक्व हो गया, वो आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं, मतलब अपना अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं। विधायक चुन सकते हैं, सांसद चुन सकते हैं। सांसद जो पार्लियामेंट में कानून बनाएगा, कानून संशोधन करेगा वर्तमान स्थिति में। और दूसरी तरफ वही यदि कोई महिला हो या कोई और अन्य हो, आदमी हो, जो ये आरोप लगा देता है किसी पुरुष को, यदि महिला को उदाहरण देते हैं कि मेरे को बहला फुसला के इसने ऐसा कार्य तो कर लिया, तो एक तो संविधान कहती है कि 18 साल से अधिक है, बालिक है, तो आप। दूसरी तरफ जब वही जाकर थाना में रिपोर्ट कर देती है कि हमको बहला फुसला लिया गया, तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि दोबारा से तो क्यों संविधान में इनको संरक्षण दिया गया है। अगर आप नैतिक कार्यक्रम व्यभिचारी है, नैतिक है, कानून से अपराध नहीं होना चाहिए, तो फिर कानून से प्रोटेक्शन भी उनको नहीं मिलना चाहिए, जबकि कानून दोनों काम कर रही है। अनैतिक कार्य को कानूनी रूप से बढ़ावा दे रही है, फिर उसी व्यक्ति को कह रही हमको भला फुसला लिया गया। एक स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी को कैसे भला फुसला लिया जा सकता है। दूसरी बात अभी जो आई केले के छिलके वाली, जो अभी आदर्श जी भी बोले और हमारे आचार्य जी भी बोले, तो मैं एक बात देखा, अभी इन्होंने कहे कि भाई जैसे घर में हम लोग गंदगी नहीं करते हैं, तो गंदगी नहीं करते हैं, जो कचरा होता है एक जगह डस्टबिन में डालते हैं। समाज भी उसी प्रकार का समाज व्यवस्था है। तो अगर डस्टबिन नहीं रहेगा तो हम केले के छिलके तो रोड में ही फेंकेंगे, अगर डस्टबिन रहेगा तो हम केले के छिलके डस्टबिन में डालेंगे। क्योंकि कुछ महिलाएं भी इसमें जुड़े हुए रहते हैं, मैं सबको नहीं कह सकता खोल करके। बाकी डस्टबिन नहीं रहेंगे तो कचरे तो रोड में ही होंगे, तो डस्टबिन तो वो होनी चाहिए। तब है कि इनको दोनों चीज का प्रश्रय नहीं दिया जा सकता कि आप स्वच्छंद भी रहेंगे, लिविंग में भी रहेंगे और शासन से प्रोटेक्शन भी चाहेंगे, तो दोनों काम तो नहीं मिल सकते इनको, कोई एक ही चीज मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। और बाबा वैदराज बोलो भैया। जी बताइए। भैया जी तीसरे बिंदु पर मतलब कि अल्पमत को कौन सा विशेषाधिकार मिलना चाहिए और कौन सा विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, मेरा ये प्रश्न चेंज भूल न जाऊं करके मैं बता दिए रहता हूँ। तीसरा लोग मेरे को समझ में नहीं आया, तीसरा बिंदु जो है जी 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 अल्पमत को विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, तो कौन सा विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। और मैं बता संख्यात्मक विस्तारवाद का जो है ना विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए दिखा था, तो दिया कौन सा जाना चाहिए उनको, विशेषाधिकार कौन सा होगा, किस तरीके का होगा वो विशेषाधिकार जो मैं अल्पमत को दिया जाना चाहिए। मैं बता देता हूँ। देखिए, पुराने समय में महिलाओं को विशेष अधिकार थे तो कुछ अधिकार कम भी थे। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आपको विशेष अधिकार चाहिए तो फिर आपको समान अधिकारों में से कुछ अधिकारों में कटौती करनी पड़ेगी। आपको विशेष भी चाहिए और समान भी चाहिए, ये स्थिति घातक हो जाती है। यही वर्तमान स्थिति है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है। विशेष अधिकार क्या है, जैसे आरक्षण की बात की जाए तो तर्क ये दिया जाता है कि एक व्यक्ति कमजोर हो गया तो उसको जो है अधिक भोजन दिया जाए। ठीक है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप रेस में दौड़ा रहे हैं, ट्रैक पे हैं, तो ट्रैक पे एक व्यक्ति कमजोर है, एक व्यक्ति मजबूत है।
तो क्या जो कमजोर है उसके सामने मजबूत वाले के पैर बांध दिए जाए और तब दौड़ाया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो कमजोर है उसे मजबूत बनाइए, लेकिन किया क्या जा रहा है, जो मजबूत है उसके पैर बांध दिए जा रहे हैं, तो वो रेस तो अपने आप बाधित हो गई। जब मजबूत हो जाए तब ट्रैक पे आ जाए। तो आप जो है क्या कर रहे हैं कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को बाधित कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल ही कहता है अवसर की समानता। वहां समानता की जगह अवसर की स्वतंत्रता शब्द डाल देते, और उस एक शब्द का ऐसा दुरुपयोग किया गया कि आर्टिकल 16, 17, 18 और 15 सारे के सारे जो है अगेंस्ट द राइट टू इक्वल राइट्स के अगेंस्ट बना दिए गए। इसका मतलब ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी विशेष अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए और कोई कुछ। देखिए, विषय आज का बड़ा है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाएगा, 10-15 मिनट तो हम लोग कर लेंगे। हेलो। ठीक है। जी बताइए मोहन जी। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज के विषय पर जो संविधान का परिणाम है, इस पर सभी हमारे साथी अपने अपने विवेकानुसार की व्याख्या की है और अपना अपना सभी का जो है विषय पर रखने का विचार तौर तरीका है। तो जो संविधान का परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है, तो जब हम संविधान की जो बन करके व्याख्या होकर और समाज पर लागू होने के लिए आया, लागू हुआ, उसमें कई प्रकार की नियमों को संशोधित भी किया गया, बदला भी गया, उसमें जोड़ा भी गया। लेकिन सारी जोड़ तोड़ के बाद भी जब हम संविधान समाज में उसका परिणाम जो आया और उसका हमें गुणात्मक या धनात्मक परिणाम जो आना चाहिए था, जो संतुष्टिप्रद परिणाम आना चाहिए था, वह नहीं आकर और जो कोटेशन में है कि गरीब है, ग्रामीण है, श्रमजीवी है, मजदूर है, किसान है, शरीफ है, इनको जो न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो क्यों नहीं मिल पा रही है? अगर संविधान में संवैधानिक व्यवस्था अगर इनके हित में है, बना हुआ है, तो उनको मिल क्यों नहीं पा रहा है? उसमें क्या खामी है, क्या बुराई है? इस चीज पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। उनके अधिकार उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? उसमें बाधा क्या है? तो उसी बाधा को कोटेशन में दिया हुआ है, जिसको कि हम धूर्त करते हैं या कृत्रिम रूप से मार्गदर्शक है, वास्तविक मार्गदर्शक नहीं है, कृत्रिम रूप के मार्गदर्शक हैं। और वो जो मार्गदर्शक हैं, जिनको कि हम नेता कह लें, लीडर कह लें,
और वो जो अपना एक परिदृश्य, अपना एक गुट गट्स जो बना करके रखे हैं, जिनमें वो अमीरों को भी शामिल किए हैं, बुद्धिजीवियों को भी शामिल किए हैं, अपराधियों को भी शामिल किए हैं, धूर्तों को भी शामिल किए हैं। इन सबको शामिल करके जो ये गट्स बनाए हैं, तो जहां तक जो आचार्य जी ने या आदरणीय पवन जी ने भी इस बात को रखा कि हम सुधरेंगे और युग सुधरेगा, तो भैया ये जो गट्स बन करके है, जो कृत्रिम मार्गदर्शक हैं, धूर्त हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपराधी हैं, जो तंत्र पर कब्जा करके, संविधान पर कब्जा करके और ग्रामीण शरीफ मजदूर श्रमजीवियों का, किसानों का जो शोषण कर रहे हैं, तो सुधरने का तो उनको जरूरत है। अगर ये सुधर जाएंगे तो अपने आप सब मामला सुधर जाएगा। लेकिन ये ज्ञान तो सब दे रहे हैं, यही सब ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप लोग सुधर जाओ सब, फिर सब अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन अगर इनके सामने आप तोप भी ला करके खड़ा कर दीजिएगा तो भी ये सुधरने वाले नहीं है। तुरंत संविधान को सुधार देंगे और उधर से कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि अभी ये जनहित में ठीक नहीं है भाई, तोप को पीछे कर लो। तो ये जो बातें हैं, ये सुधरने की बात जो है, ये इन्हीं के लिए की जा रही है। भाई सब कोई सुधरेगा तब तो होगा। इनमें क्या है, जो ग्रामीण को जो दो पार्ट हम लोग बनाए हैं, तो जो दूसरा पार्ट है, अब ये जो लोक के बीच और तंत्र के बीच जो दूरी की बात है, तो हमारा जो लोक जो है 80%, जो कि आप देहाती क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे, तो ये तो बेचारे पटवारी या वाराई तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं। सैकड़ों वर्ष से अपने खेत को जोत रहे हैं आजादी के पहले से, लेकिन आरआई और पटवारी इनको पट्टा नहीं देता है। और जो प्रथम वर्ग के हैं, धूर्त हैं, बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं, उनको जो है कलेक्टर के आदेश से या कहीं से भी ऐसा रिसोर्स आता है कि वो 100 साल से जो जमीन जोत रहे हैं उनको पट्टा मिल जाता है। और आरआई और पटवारी जो हैं, जरीब लेके उनके पक्ष पर, उनके जमीन पर नापने के लिए कि ये तो जमीन इनका पहले से है, आप इसको गलत तरीके से जोत रहे हो। ये बताइए कि कलेक्टर का तो कितने कलेक्टर बदल जाते हैं और बेचारे ग्रामीणों का, उनसे ग्रामीण का हम लोग को दर्शन नहीं होता है। इतना है कि कने आए कलेक्टर और 3 साल में भी ट्रांसफर हो गया, तो कितनी बड़ी दूरी है। शॉर्ट में रखिए। हेलो जी जी, थोड़ा शॉर्ट करिएगा। चलिए ठीक है। तो ये जो दूरी है, इसी को जो कहा गया है कि लोक और उससे दूरी कितनी है। अब संविधान की जहां तक बात है, तो ये जो है, जहां भी वैसा मौका मिलता है तो संविधान में उस रूप से बदलाव हो जाता है। तो भाई संविधान में सारी चीजें ठीक है, संविधान ठीक है, लेकिन वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको देखने के लिए ही कोई न कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो ये प्रथम वर्ग है वो सही दिशा में ले चलें, तो व्यवस्था फिर सही रहेगा। आज का जो है विषय बहुत तो बड़ा है और सबने इस पर बात रखी है, हमने को भी थोड़ा समझ में आया, हमने भी रखा है। बाकी और मुनि जी क्लियर करेंगे।
धन्यवाद। जी बाबा जी, आप अपना मत रख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम एकदम आपको शॉर्ट में एक बात बता रहे हैं। ये बात हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अनैतिक अपराध, शोषण और अत्याचार, ये बात बार बार उठती है। एक बात आप एक बार माने इस बात को क्लियर करिए कि 3 प्रकार के संस्थाएं हैं अपने पास। एक है धर्म, एक है समाज और एक है राज्य। तीनों को आप लोग गड़बड़ क्यों क्यों करते हैं? क्या इन तीनों को मिलाकर राज्य को मान लिया जाए? तो फिर ये धर्मगुरु क्या करेंगे? खाली धर्मगुरु खाली माने ड्रामा करेंगे? समाज की क्या भूमिका होगी? तो जब तक आप समाज, धर्म, राज्य इन तीनों को अलग अलग नहीं समझेंगे, तब तक ये भ्रम हमेशा बना रहेगा। दिक्कत ये आ रही है, भाई अनैतिक कार्य रोकना किसका काम है? ये भी काम सरकार का है। तो फिर समाज क्या करेगा? धर्म जो है वह लोगों को कर्तव्य सिखाता है, ये बात तो क्लियर है धर्म के तरफ से कि धर्म लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। धर्म लोगों को कहता है कि भाई तुम सुधरोगे तो सब सुधर जाएगा, तुम ठीक कार्य करो, ये कहता है धर्म। लेकिन समाज तो अनुशासित करता है। जो अनैतिक कार्य करता है, अनैतिक कार्य करने वालों का बहिष्कार समाज करता है, तो समाज उसको अनुशासित करता है। और जब कोई व्यक्ति धर्म और समाज दोनों की बात नहीं मानता है, तब उसको राज्य दंडित करता है। ये हमको ये तर्क समझ में अभी तक नहीं आया कि शराब भी सरकार रोकेगी, शोषण भी सरकार रोकेगी, आप क्या करिएगा? तो इसलिए इस कोटेशन की महत्वपूर्ण बात है कि समाज अपना कार्य करे, धर्म अपना कार्य करे, और राज्य इन दोनों से जो कार्य नहीं कोई आदमी मान रहा है, धर्म की भी बात नहीं मान रहा है, समाज की भी नहीं मान रहा है, राज्य उसको दंडित करेगा। यह एक बात गंभीरता से समझने की जरूरत है। यह बात बहुत बार हो चुकी है अब तक। फिर एक बात ये और खड़ी होती है कि राज्य अपना कार्य कितना कर पा रहा है। अगर आप कहते हैं कि हम सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएगा, तो जब हम ही सुधर जाएंगे तो राज्य की जरूरत क्या है? काहे को संविधान आप बना रहे हैं, काहे को सेना पुलिस बना रहे हैं? सारा कार्य हम कर ले, लोगों को सुधार दे। 99 आदमी सुधर गए और एक आदमी लूटपाट कर रहा है। ये कौन सा प्रवचन है कि वो अगर सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा, वो सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा? अरे भाई, वो अगर जानबूझकर अपराध कर रहा है तो उसको रोकेगा कौन? इसलिए इस बात पर गंभीरता से समझने की जरूरत है। फिर एक बात और सोचिए कि तानाशाही में व्यक्ति अगर ठीक होगा तो राज्य ठीक हो जाएगा। व्यक्ति तानाशाही में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, व्यक्ति का व्यवस्था पर नहीं पड़ता है। तो व्यवस्था व्यक्ति समूह बनाता है, और जो व्यवस्था होती है उससे व्यक्ति संचालित होता है। तो अगर आपकी व्यवस्था ही गड़बड़ है, वर्तमान भारत में व्यक्ति गड़बड़ नहीं हुआ है, व्यवस्था गड़बड़ हुई है। सन 47 में व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान थे,
सच बोलने वाले थे, बिगड़े कैसे? तो बिगड़े इसलिए कि व्यवस्था गड़बड़ हुई। अब व्यवस्था गड़बड़ हुई तो व्यक्ति गड़बड़ हुआ, लेकिन व्यक्ति गड़बड़ नहीं हुआ। पहले पहले हमारी व्यवस्था गड़बड़ हुई है, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ा है। गलती हमसे ये हो रही है कि हम लोग सारा दोष घुमा फिरा कर समाज पर डाल देते हैं, सारा दोष व्यक्तियों पर डाल देते हैं, और जबकि गड़बड़ है व्यवस्था। और व्यवस्था में भी समाज व्यवस्था गड़बड़ नहीं है, जो गड़बड़ है राज्य व्यवस्था गड़बड़ है। क्योंकि राज्य व्यवस्था को जो काम करना चाहिए, अपराध नियंत्रण, वह काम छोड़ करके बाकी सब, शराब राज्य रोकेगा, जुआ राज्य रोकेगा, लोगों का चरित्र निर्माण करेगा, वैश्यालय बंद करवाएगा, और चोरी डकैती कौन रोकेगा? नक्सलवाद कौन रोकेगा? तो कहेंगे लोग बंदूक ले लें। ये विचित्र बात है, हम अपनी सुरक्षा के लिए हम बंदूक ले लें और हमारी तंबाकू राज्य रोकेगा। आखिर ये कौन सा तर्क है? ये मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी बात बताया। चलिए आगे आप और प्रश्न करिएगा तो और कोई चर्चा हो जाए। बाबा प्रश्न है मेरा। हाँ बताइए, आपका क्या है बताइए। आपने जो कहा अभी कि व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है, हम इस बात से कतई सहमत नहीं है। क्यों? उसका उदाहरण हम यूपी से योगी मुख्यमंत्री बने उससे लेते हैं। जब योगी आए तो व्यवस्था सुधरी, योगी नहीं थे तो व्यवस्था तो वही थी, लेकिन व्यवस्था सुधरी कैसे? व्यक्ति ही व्यवस्था का संचालक है। अगर व्यक्ति ही गड़बड़ है तो व्यवस्था गड़बड़ होगी, अन्यथा व्यवस्था कैसे गड़बड़ हो? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। मैं आपको ये बता दूं कि योगी जी पूरी तरह तानाशाही के आधार पर रोक रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर नहीं रोक रहे हैं। तो तानाशाही में व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। अगर योगी जी अगर लोकतांत्रिक तरीके से करने लग जाएंगे तो कुछ नहीं रुकेगा योगी जी से। योगी जी चला रहे हैं बुलडोजर, जी बाबा। तो आप बताइए कि बुलडोजर चलाना कहाँ है लोकतांत्रिक तरीके में? बुलडोजर तो वैधानिक है ना, अपराधी को तो ये नियंत्रित करना। प्रश्न ये है ना कि तानाशाही अगर होगी तो व्यक्ति से चलेगी। व्यक्ति नहीं अगर बाबा, तानाशाह बात होगा बात यह है, तो उसका लोकतंत्र में प्रभाव नियम तो पड़ेगा। सारे हैं। हाँ बताइए। नियमों का सख्ती से पालन करवाना क्या तानाशाही है? तो यह यही है कि आप कानून से आपको कोई मतलब नहीं है। तो योगी कानून जी में गैर कानूनी कानून काम कर रहे हाँ हैं। जी, कानून में माता प्रसाद जी, कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति से सच नहीं पूछ सकते। ये तो कानून में है। हम बतावे या ना बतावे, आप क्या करिएगा हमारा? तो जी जी बिल्कुल। किसी अपराधी से कोई बात सच काहे के लिए बताएगा? तो अगर अगर आपने तानाशाही का उपयोग किया है तो फिर व्यक्ति का प्रभाव होता है। ये नियम बनाने वाला भी तो बाबा व्यक्ति ही होगा कि आप हाँ ठीक व्यक्ति है, सच ना बताए। चलिए और बताइए कोई। बाबा जी इसमें मैं कुछ रखना चाहता हूँ। हाँ एक तो मुझे लगता है कि निर्माण दो तरह के हैं, एक चरित्र निर्माण और एक व्यवस्था निर्माण। हम लोग चर्चा में बड़ा घालमेल कर देते हैं, चर्चा करते करते सारी चर्चा चरित्र निर्माण पर आ जाती है, व्यक्ति निर्माण पर आ जाती है, समाज सुधार पर आ जाती है। व्यवस्था का निर्माण उन लोगों के लिए नहीं किया गया है जो पहले से सुधरे हुए हैं। एक व्यक्ति अगर केला खा करके गिरा दे रहा है तो, और वही व्यक्ति जो उसको साफ सफाई कर देता है,
वो अपनी साफ सफाई कर ले रहा है, दूसरे भी कर रहे हैं, तो उसके लिए नहीं बनी है व्यवस्था। उसके लिए बनी है जो गंदगी फैला रहा है। हम दिन भर साफ करते रहें और दूसरा व्यक्ति गंदा करता रहे तो सफाई कभी हो नहीं पाएगी। तो दो तरफ से काम चलते हैं। एक तो हमें ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि व्यक्ति स्वतः इतना उसके अंदर संज्ञान हो, स्वतः वो कचरा ना फैलाए। लेकिन अगर कोई फैला रहा है तब क्या करें? तब तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो सृष्टि के आरंभ से ही ये अंधकार और प्रकाश चल रहा है। चरित्र निर्माण और व्यवस्था निर्माण को एक साथ जोड़ देना ठीक नहीं है। साधु संत धर्माचार्यों का, समाज का काम तो हो सकता है चरित्र निर्माण, लेकिन जब बात राज्य की आती है तो राज्य का काम चरित्र निर्माण नहीं है। और राज्य जब जब चरित्र निर्माण करता है तब चरित्र पतन पतन अधिक होता है, क्योंकि राज्य अनैतिक भी रोक रहा है, अपराध भी रोक रहा है, और रोक कुछ भी नहीं पा रहा क्योंकि ओवरलोड हो जा रहा है। तो ऐसे में समाज का भी सामाजिक दायित्व है कि समाज कुछ करे। तो समाज करेगा कैसे जब समाज के सारे अधिकार उसने ले लिए राज्य ने, और राज्य कर ही नहीं पा रहा है? अगर हम ये माने कि चरित्र निर्माण राज्य रोकेगा तो फिर रोक क्यों नहीं पा रहा है, बल्कि हर साल चरित्र पतन और बढ़ता जा रहा है। तो इसे समाज को दिया जाएगा अधिकार तो समाज रोक लेगा। अब ब्रजेश जी जो रुकिए, आचार्य जी ने कोई प्रश्न किया है, वो अपना प्रश्न कर लें एक बार। ब्रजेश जी ने कहा बताइए था आप अभी, आचार्य जी, क्या आपका प्रश्न क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कटोरी आ जाता। कि जैसे ये जो वाक्य है ये राज्य का वाक्य नहीं है। जब चरित्र निर्माण की या जो धर्म संस्था है, धर्म संस्था का कोई वाक्य आएगा तो उस पर चर्चा भी होगी। तो और मैंने आचार्य जी जी एक बात बताइए कि आज का विषय क्या है? आज 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 का विषय है राज्य और संविधान। तो तो सारी पॉइंट तो सारी देखिए, सारी चर्चा तो हो रही है संविधान के परिणाम क्या निकले। तो आप अगर विषय से अगर आप दूर जा रहे हैं तो इसमें दूसरा आदमी कहाँ गलत है? चलिए ठीक है। आज आज का जो विषय है वो पूरा आप विषय पढ़ लीजिए। चलिए और बताइए कोई। बाबा जी, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से काम चल रहा है तो कोई बुरा नहीं है, चरित्र निर्माण वाले करते रहें। लेकिन व्यवस्था निर्माण के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके लिए तो हम ही लोग काम कर रहे हैं बस। तो दिक्कत ये आ रही है ना कि चरित्र निर्माण वाले सारा काम सरकार से कराना चाहते हैं। हाँ ये दिक्कत आ रहा हाँ है। मुनि जी, हम एक बात करना चाहते हैं। तो हम एक बात कहना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ बताइए ना। हाँ हमारा मानना है कि व्यक्ति व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है असंगठित रूप से, लेकिन व्यवस्था हर चीज को प्रभावित करती है, और व्यक्ति को ही नहीं, समस्त प्राणियों को प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि वातावरण को प्रभावित करती है, प्रकृति को प्रभावित करती है, खेती बाड़ी तक को प्रभावित करती है। व्यवस्था से सभी लोग प्रभावित होते हैं। यदि व्यवस्था यदि सुधर जाए तो हमारे ख्याल से हर जगह सुधार हो संभव है। कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक कि पर्यावरणीय सुधार हो, चाहे सांस्कृतिक सुधार हो, हर सुधार जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड होता है। तो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पर चिंतन हो। और दूसरी बात जो है कहना है कि जो है कि हाँ, व्यक्ति का जो निर्माण है, चरित्र का जो उपदेश है, वह जो है कि धर्म गुरुओं का काम है, समाज का काम है। वहाँ पर उनका काम अलग कर देना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैंने जो कहा है वो बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। वास्तव में होना तो यही चाहिए। हम लोग दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ चरित्र पतन नहीं किया, उन्होंने व्यवस्था बना दी, हमारा एजुकेशन सिस्टम नष्ट कर दिया और अपना लाद दिया। तो व्यवस्था का जब जब व्यवस्था बना दी तो व्यवस्था का प्रभाव व्यापक हुआ, सबका चरित्र पतन अपने आप हो गया। तो उन्हें चरित्र पतन व्यक्ति व्यक्ति का करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने केवल एक सिस्टम बना दिया बस। बाबा हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बताइए पवनजय जी। चरित्र निर्माण का काम साधु संतों का है और लोग उसको सरकार से करवाना चाहते, और
सत्ता की व्यवस्था से समाज परेशान है और विचारक लोग सत्ता की व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था नहीं खड़े करना चाहते। जिस तरह से वो लोग पूरी तरीके से निराधार और गलत हैं कि सरकार सत्ता चरित्र निर्माण करेगी, उसी तरीके से यह भी बात पूरी तरीके से गलत है कि सत्ता की व्यवस्था दुरुस्त करके समाज की भला हो सकता है। समाज का भला तब होगा जब समाज अपनी व्यवस्था बनाएगा, समाज अपना तंत्र बनाएगा। ठीक है। धन्यवाद बाबू। नहीं, पवनजी जी ने जो कहा तो मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन एक बात तो है ना कि दिक्कत ये आ रही है कि व्यवस्था समाज के हर कार्य में स्वतंत्रता नहीं दे रही है समाज को। अगर आप परिवार को, गांव को अधिकार ही नहीं देंगे, सब काम कहेंगे हम ही करेंगे, सब काम जब आप ही करेंगे तो गलत की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? तो समाज मजबूत होगा, यह बात बहुत अच्छी है, अगर समाज को स्वतंत्रता दी जाए, जो कि राज्य नहीं देना चाहता है। तो हमें दो दो तरफ से काम करना पड़ेगा। एक तरफ समाज मजबूत हो, दूसरा तरफ कि राज्य समाज के मामले में दखल देना बंद करे। ये दोनों काम हम लोगों को करना होगा। चलिए, और कोई बाबा बात? हाँ, बाबा जब जब अंग्रेज जो है मीर कासिम और मीर जाफर बंगाल को जीते, तो बाकी के राजा यह सोच के रह गए कि अब तो अंग्रेज जो है सत्ताधीश हो गए, अब जो है इन्हें हटाना संभव नहीं। अगर उस समय वो लोग फेडरल व्यवस्था बना लिए होते, भारतीय राजा अपनी संघ बनाए होते, तो शायद अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा न कर पाते। और ठीक। लोग नहीं बना पाए और अंग्रेज पूरी भारत पे कब्जा किए। फिर जाके कोई गांधी खड़ा हुआ, कोई मंगल पांडे खड़ा हुआ और अंग्रेज फिर भारत छोड़े। तो अगर हम सरकार की व्यवस्था से डरते रहेंगे तो अपनी व्यवस्था कब खड़ी करेंगे? ठीक हमें तो है। अपनी व्यवस्था खड़ी करना ही होगा। जितने अधिकार हैं उसी अधिकारों में अपनी व्यवस्था बनानी तो होगी। ठीक है ना, तो आप जो कह रहे हैं उससे तो सहमत नहीं हैं हम लोग। चलिए, अब समाप्त करें। जी बाबा जी, कल का विषय मैं बता दे बाबा रहा हूँ। बाबा जी अभी क्या बोले, उससे सहमत हैं कि सहमत नहीं है बोले? नहीं नहीं, वो जो पवंजय जी ने कहा कि समाज को भी अपना, माने अपनी कमजोरी दूर करनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ठीक है मैं उनका। एक बात कहना चाहता हूँ। यदि व्यवस्था खड़ी करने लगेंगे, अब केजरीवाल कोई पैदा हो गया तो क्या होगा? तो वास्तव में हम सिर्फ जो है कि अपना योगदान दे सकते हैं अराजनीतिक रूप से। व्यवस्था खड़ी करने के चक्कर में प्राय जो बड़े बड़े मठाधीश खत्म, बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े पंथ जो है कि दूषित हो जाते हैं, जहाँ पर जो है कि व्यवस्था खड़ी करने के चक्कर की बात आती है। तो हमारे कहने का मतलब है केजरीवाल तो पैदा होगा ही, जहाँ जो है कि शक्ति संचय होगा वहां पर केजरीवाल आ ही जाएगा। तो हम यह बात करना चाहते थे। ठीक है। माता प्रसाद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता के लिए व्यवस्था नहीं बनानी है, समाज के लिए व्यवस्था बनानी। समाज अपना तंत्र खड़ा करे, सत्ता के लिए नहीं। ठीक है, ब्रजेश जी आप बताइए अब। पर कल का विषय, एक मिनट, कल का विषय रहेगा 22:30 से 22:41 तक। ठीक है। चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।